जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 लेक्चर 52 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम ऑफिशियली जो वर्किंग कैपिटल का टॉपिक है स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले ये वर्किंग कैपिटल का टॉपिक जो है एक अटेम्प्ट पहले ये तकरीबन समझिए कि इसमें 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, लेकिन प्रीवियस अटेम्प्ट में आई के आपने इसमें कुछ चेंजेस किए, एडिशन की है, जिसकी वजह से ये लर्निंग ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कि इस चैप्टर का जो मटीरियल है वो डबल हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर में कंटेंट ज़्यादा है प्रीवियस अटेम्प्ट्स की निस्बत। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जो एडिशनल कंसेप्ट्स आई के आपने इंक्लूड किए हैं उनमें पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस लिमिटेड है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि रीसेंट अटेम्प्ट का होगा, उसके अलावा नहीं होगा, लेकिन हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आपके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, इसके नोट्स आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 वो दोनों आज रात तक इंशाल्लाह या कल सुबह तक शेयर कर दिए जाएंगे। आपके साथ माइंड मैप शेयर किया गया है। आपने करना क्या है, खासतौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने भी, कि माइंड मैप को नोट डाउन कर लेना है लेक्चर से पहले। लेक्चर से पहले आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा ज़रा जहन में नक्शा छप जाता है तो लेक्चर को समझना आसान होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है हमने और इसको कहाँ तक लेके जाना है। टॉपिक स्टार्ट करें आज का वर्किंग कैपिटल का। ओके, चलिए। वर्किंग कैपिटल इससे पहले आपने स्टडी किया होगा शायद अकाउंटिंग में या किसी और सब्जेक्ट में, तो आपने ये सीखा होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल ऐसे पैसों को कहते, देखिए सबसे पहले तो आपको याद होगा जब हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको वर्ड कैपिटल डिफाइन किया था कि हम फाइनेंस में वर्ड कैपिटल को कैसे डिफाइन करते हैं। अकाउंटिंग में तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो ओनर लेके आता है बिजनेस में वो कैपिटल है। इसके अलावा अगर कोई और पर्सन, ओनर के अलावा कोई और पर्सन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंकर्स हैं, बैंक भी तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको काउंटिंग में कैपिटल नहीं बोला जाता, उसे काउंटिंग में लोन बोला जाता है, लेंडर बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह और कोई पर्सन जो कंपनी को कोई भी गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करे, और कंपनी एक तरह से गुड या सर्विस प्रोवाइड करने वाले भी बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी एफर्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गुड सप्लाई की है, तो अकाउंटिंग में तो उनको कैपिटल नहीं बोला जाता बल्कि क्रेडिटर बोला जाता है या अक्रूड लायबिलिटी बोला जाता है। लेकिन फाइनेंस में हमने क्या डिस्कस किया था कि फाइनेंस में कैपिटल से मुराद हर वो पैसा है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो ओनर ने इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो ओनर के अलावा अदर पर्सन ने इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, तो कैपिटल की डेफिनेशन ही है। अच्छा, अब इसमें कैपिटल फिर इसका मतलब हमारा दो तरह का हुआ। लायबिलिटी साइड में इसका मतलब जितनी भी चीजें आएंगी, लायबिलिटी साइड पे जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी हमारी कैपिटल की डेफिनेशन में कवर होती है। तो उसको हम दो हिस्सों में कवर करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल। आपको याद है जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया था हमने, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिर्फ वो जो इन्वेस्टर्स वाला जो ओनर वाला कैपिटल है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की थी, बल्कि जिन लोगों ने कंपनी को लोन दिया था, जो बैंक लोन है, जो डिबेंचर्स है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है, उनकी कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड करते थे। रीजन क्या थी? फाइनेंस में कैपिटल से मुराद ओनर जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी कैपिटल है, और ओनर्स के अलावा जो दूसरे लोग इन्वेस्ट करते हैं वो भी कैपिटल है। डन जी। तो कैपिटल दो तरह के हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल हमने कवर किया था किस टॉपिक में भला? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। यहां पे इस चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करेंगे, याद रखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी ऐसा कैपिटल जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला असूल, लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अंदर कौन से वाले कंपोनेंट्स होंगे? जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म है। तो आज के लेक्चर में हम वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर 90% हमारा इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स पे बेस करेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, और 10% एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, एंड में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बताइए, वर्किंग कैपिटल आपको समझ आ गया? वर्किंग कैपिटल से आपके जहन में हमेशा एक चीज है, क्या? शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बताइए, एग्री करते हैं इस बात से कि वर्किंग कैपिटल क्या है हमारा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। भाई, वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसका पर्पस क्या है? इन्वेस्ट करना ऐसे एसेट्स में जो कि साल तक बिजनेस को रिटर्न देंगे।
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का यही मकसद होता है ना, ठीक है, कि आपने इन्वेस्ट करना है ऐसे एसेट्स में जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे साल साल बिजनेस को रिटर्न देंगे। वर्किंग कैपिटल का पर्पस ये नहीं होता। वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है? बिजनेस की शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करना और शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को डिस्कस करना। ये हमारा वर्किंग कैपिटल का टॉपिक होगा। इसलिए वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन है, स्टार्ट में उसने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल क्या है? मैथमेटिकली बोले तो वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कंसेप्चुअली बोले तो वर्किंग कैपिटल है ऐसा पैसा जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जरूरी हो। कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या वर्किंग कैपिटल की? ऐसे पैसा जो कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जरूरी हो, उससे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। और अगर न्यूमेरिकली इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो वर्किंग कैपिटल को क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहां तक क्लियर है? चलिए तो जरा मुझे बताइए फिर करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें शामिल है, जरा बताइए। अकाउंटिंग पढ़ी आपने, शाबाश, बताएं। करंट एसेट में क्या क्या? इन्वेंट्री है जी, डेटर्स हैं। करंट एसेट्स की बात करें पहले, करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है, कैश है, डन। अच्छा, और कुछ प्री पेमेंट्स वगैरह भी होती हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें शामिल है? क्रेडिटर्स हैं और अक्रूड लायबिलिटीज है, शाबाश, बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है, तो मुझे बताइए कि इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो शायद आप कहेंगे इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेएबल, ठीक है। शायद कुछ स्टूडेंट कहे सर कैश भी बहुत अहम है, लेकिन कैश के लिए कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं। इस टॉपिक में हमने सीखना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। कैश या बैंक ड्राफ्ट जो है इसको मैनेज, कैश का रूल क्या है भैया? कैश का रूल यह है कि आपने अपने पास सिर्फ उतना रखना है जितना के जरूरी हो, बाकी जितना भी कैश होगा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें तो बेहतर है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट हमने डिस्कस करने हैं वर्किंग कैपिटल के टॉपिक में, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन बहुत सी चीजें शामिल हो सकती हैं, लेकिन जो हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में वो 3 चीजें हैं। फोकस हमारा 3 चीजों के ऊपर होगा, ठीक है। इन 3 चीजों की मैनेजमेंट आप किसी भी कंपनी की प्रैक्टिकली भी अगर चाहे एक्सपेरिमेंट करना चाहे आप करके देख लीजिए कि प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड कीजिए और देखिए कि इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स की वैल्यू ज्यादा है। करंट एसेट्स में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? इन्वेंट्री की होगी, डेटर्स की होगी। और करंट लायबिलिटीज में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? डेटर्स की। बाकी कंपोनेंट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन सिग्निफिकेंट वैल्यू इन्हीं की होगी। इसलिए हमारा फोकस इस चैप्टर के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर किन चीजों के ऊपर होगा? इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ये 3 चीजें बार बार आएगी। इन 3 चीजों के ऊपर आप कंफर्टेबल है? पता है इसका मतलब क्या है? ओके, चलिए तो मुझे जरा बताइए मेरी तसल्ली करने के लिए। बिजनेसेस 2 तरह के हैं, एक है रिटेल बिजनेस, एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। रिटेल बिजनेस में इन्वेंट्री की एक ही टाइप होगी, फिनिश गुड इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग में कितनी तरह की इन्वेंट्री होती है बताइए जरा? 3 तरह की, शाबाश। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। बेहतरीन, बेहतरीन, होगी तसल्ली। अच्छा, मुझे ये बताइए फिर एक और चीज कि अगर आपने अकाउंटिंग में ये कंसेप्ट पढ़ा है, डेटर्स का बैलेंस डिपेंड करता है आप क्रेडिट पीरियड कितना ऑफर करते हैं, ऐसा ही है? आपने लफ्ज क्रेडिट पीरियड कभी सुना इससे पहले? तो बताइए जरा क्रेडिट पीरियड किसे कहते हैं? हाँ, कितने माह नहीं, अब आपने कितने दिन कहना है, कितने दिनों, क्योंकि याद रखिए फाइनेंस में कैलकुलेशन महीनों में अमूमी तौर पे नहीं की जाती, दिनों में की जाती है। हालांकि अकाउंटिंग में शायद महीनों में भी की जाती हो, लेकिन याद रखिए फाइनेंस में एक एक दिन अहम है। दिन तो दूर की बात है, अब तो एक एक घंटा अहम है। क्या आपको ये पता है कि पहले, आज से कई साल पहले, 20-25 साल पहले, जब बैंक्स, देखिए फाइनेंस का जो मेरा ख्याल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होता है, बैंक्स में, वो मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट ऑफर करते थे। आज का जो बैंकिंग बिजनेस है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो मंथली नहीं, वो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो इसीलिए हमारे लिए एक एक दिन अहम है, फाइनेंस में एक एक दिन अहम है। इसलिए आप देखेंगे इसमें जो अक्सर कैलकुलेशंस हैं वो डेली डेज की बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो डेटा, हम क्रेडिट पीरियड की बात कर रहे थे। बताइए क्रेडिट पीरियड क्या है? कि हमने डेटर्स का अगर क्रेडिट पीरियड की बात करें, डेटर्स का क्रेडिट पीरियड क्या है?
कि हमने क्रेडिट सेल की तो उसे कितने दिन दिए, कितने दिन के बाद डेटर्स ने हमें पेमेंट करनी है। डन। ये क्या है? डेटर्स का क्रेडिट पीरियड, डेटर्स का क्रेडिट। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर डेटर्स का क्रेडिट पीरियड हम बढ़ा दें तो हमारे कैश फ्लो में इजाफा होगा कि कमी होगी? कमी होगी। शाबाश। और अगर डेटर्स का क्रेडिट पीरियड कम कर दे, कैश फ्लो में इजाफा होगा। अगर हम कहे भैया हमने क्रेडिट सेल छोड़ दी, सिर्फ कैश सेल करते हैं, तो इसका मतलब है कैश फ्लो बढ़ जाएगा, रोज के रोज पैसे मिलेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या क्रेडिट पीरियड सिर्फ डेटर्स का होता है या क्रेडिटर्स का भी होता है? अच्छा, क्रेडिटर्स का क्रेडिट पीरियड क्या होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर क्रेडिटर से आज हमने चीजें खरीदी तो हमने कितने दिनों के बाद उसको पैसे देने हैं। शाबाश। अब जरा थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल। मुझे बताइए, डेटर्स क्रेडिट पीरियड और क्रेडिटर का पीरियड, क्रेडिट पीरियड, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं कि अपोजिट? अपोजिट। तो जरा सोच के बताइएगा, मुश्किल सवाल पूछने लगा हूं, तैयार होइएगा, जरा सोच के बताइएगा कि क्रेडिटर का पीरियड अगर बढ़ जाए तो हमारे कैश फ्लो में इजाफा होगा कि कमी होगी? क्योंकि जो हमने पैसे फौरी तौर पे देने थे, अब देर से देने हैं, वो पैसे हमारे पास सेफ रहेंगे। ठीक है जी, क्रेडिट पीरियड की टर्म समझ आ गई। और सबसे अहम चीज क्या, ये बात पता चल गई आपको, डेटर्स का क्रेडिट पीरियड, क्रेडिटर्स का क्रेडिट पीरियड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। डेटर्स का पीरियड बढ़ना हमारे लिए गुड थिंग के बैड थिंग? डेटर्स का क्रेडिट पीरियड बैड थिंग, क्रेडिटर्स का क्रेडिट पीरियड बढ़ना हमारे लिए गुड थिंग। डन जी। चलिए, ये हमने अपना जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 का पहला कंसेप्ट कवर कर लिया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ओके, तो आगे चले आगे चले। नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको बताने की जरूरत है। देखिए, एक ना मिसकंसेप्शन होती है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमने डिस्कस की थी। मिसकंसेप्शन ये होती है कि अगर तो आप किसी बैंक से लोन लेंगे ना, तो फिर तो आपको उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ती है इंटरेस्ट की शक्ल में। लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ओनर्स के पैसे इन्वेस्ट करें कैपिटल, तो फिर उसकी कोई कॉस्ट नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आप जब कंपनीज की कैलकुलेशन करते हैं तो लोन लिया हो उसका तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो कैपिटल होता है उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, उसका डिविडेंड भी आपको सिखाया जाता है। अकाउंटिंग में क्या सिखाया जाता है कि डिविडेंड, अगर प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड दीजिए, प्रॉफिट नहीं हुआ तो यानी डिविडेंड देना रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपको सिखाया जाता है अकाउंटिंग में। लीगली ये बात ऐसे ही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। जरा गौर से सुनेगा ये बात। प्रैक्टिकली क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के पास के बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप उसके फाइनेंस मैनेजर हैं, आप उसके CFO हैं, आप उसके CEO हैं, शेयर होल्डर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए 10 करोड़, आपने अगर 1 साल उनको डिविडेंड नहीं दिया, वो शायद बर्दाश्त कर लें, 2 साल नहीं दिया, मैं भी थोड़ा बहुत कैश उनके रुक जाए, 3 साल नहीं दिया, मुझे खुद बताइए क्या शेयर होल्डर ऐसे बिजनेस में मजीद शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी क्या करेंगे? पैसे वापस ले लेंगे। तो कहेंगे भैया अब ये प्रॉफिटेबल ने, हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था। क्या आप ये कि जी डिविडेंड देना रिक्वायर्ड नहीं और हमें डिविडेंड ही ना दे? रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डिविडेंड के बगैर हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक तरह से कहना, मतलब सिर्फ समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, काउंटिंग में एक वर्ड बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। एक तरह से लीगल तो नहीं है, लेकिन याद रखें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हमारी कि इन्वेस्टर्स को हमने सेटिस्फाइड रखना है। एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर की, CFO की क्या जिम्मेदारी है? उसने अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाइड रखना है, वरना इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर आना दूर की बात है, पुराना इन्वेस्टर भी भाग जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पे, यानी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देना है इन्वेस्टर को। अब इन्वेस्टर को जो रिटर्न देते हैं उसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में पढ़ा था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो इसका मतलब आप बिजनेस में अगर 1 रुपया भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना,
तो आपको उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है, चाहे वो बैंक से लिया हुआ पैसा इन्वेस्ट करे, यूज करे, चाहे शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा यूज करे। ये कंसेप्ट मुझे बताएं, समझ आ रहा है कि आपने पैसा किसी का भी इस्तेमाल करें, चाहे पैसा इस्तेमाल करे बैंक का, चाहे पैसा इस्तेमाल करे शेयर होल्डर। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, आपका काम तो नहीं था लेकिन फ्रेश कर दिया, शुक्रिया। तो चाहे आप बैंक का पैसा यूज करें और चाहे शेयर होल्डर्स का, आपने उसको कुछ ना कुछ रिटर्न देना है। क्या इन्वेस्टर को सेटिस्फाइड रखना फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है? यस है। इसीलिए फाइनेंस मैनेजर अपनी कैलकुलेशन के अंदर ना हिसाब लगा रहे होते हैं, यार अच्छा इस प्रोजेक्ट में अगर मैं 10 लाख रुपए यूज करूँ ना, तो मेरा जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10% उसको कम से कम रेट मिले, 10% रिटर्न मिले उसको, 10%। तो मैं अगर 10 लाख रुपया किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 1 लाख रुपया तो प्रॉफिट होना चाहिए। उस 10 लाख रुपए को यूज करने की कॉस्ट क्या है? 1 लाख रुपया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव ही यही था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल के साथ साथ लोन, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स को इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हमने सिर्फ डेट होल्डर्स को रिटर्न नहीं देना, बल्कि हमने शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न देना है, वरना भाग जाएंगे वो अपना पैसा लेके। डन। तो इस सारी डिस्कशन, 5 मिनट की डिस्कशन से हमने क्या सीखा कि बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, चाहे एक्चुअली आप वो इन टर्म्स ऑफ मनी पे करें या ना करें, आपके लिए लीगली ऑब्लिगेशन हो या ना हो, लेकिन आपने उस पैसे को जो इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ ना कुछ कमा के जिन लोगों का पैसा है उनको पे करना है। एग्रीड? और वो कितनी अमाउंट पे करनी है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कैलकुलेट की थी उसके 2 बेनिफिट तो आपके सामने आ गए। एक, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के वक्त वैल्यूएट करना है कि जो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है वो इस रेट से ज्यादा हो। याद है, वो कंपेयर भी करते थे और डिस्काउंटिंग में भी यूज करते थे। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्किंग कैपिटल में भी यूज है? हाँ जी, क्योंकि 1 रुपया भी आप चाहे लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाएं, चाहे शॉर्ट टर्म में लगाएं, इन्वेस्टर को इससे गर्ज नहीं है। इन्वेस्टर को इससे गर्ज है मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न आना चाहिए। इसलिए हम याद रखिएगा बेसिक रूल। अब वो लाइन बोलने लगा हूं जिसके लिए सारा बैकग्राउंड सेट किया है। आप बिजनेस में जितना भी वर्किंग कैपिटल यूज करेंगे इसकी भी एक कॉस्ट है, आपको अपने इन्वेस्टर को इसका भी रिटर्न देना पड़ेगा। एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि सिर्फ लॉन्ग टर्म पैसा इस्तेमाल करने की कॉस्ट नहीं, बल्कि आप शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की में भी जो इन्वेस्टर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बदले में इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ रिटर्न आपने देना है। एग्री करते हैं कि इन्वेस्टर को कहें सर आपने पैसे तो बहुत ज़्यादा दिए थे लेकिन वो हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में नहीं शॉर्ट टर्म में यूज़ किए थे इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकते। इन्वेस्टर कहेगा भाई मेरे को इससे क्या गर्ज, तुमने किधर इस्तेमाल किया किधर नहीं, मुझे तो इससे गर्ज है, बिजनेस चलाना तो हमारा काम है, किस पार्टी को कब पेमेंट करिए, तो मुझे तो सिर्फ इसी से गर्ज है, पैसे दिए हैं साल के बाद मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या वर्किंग कैपिटल की कोई कॉस्ट होती है? यस, कॉस्ट होती है। जितना वर्किंग कैपिटल बिजनेस में आप ज्यादा रखेंगे इसका मतलब है आपका पैसा होल्ड हो रहा है, बिजनेस के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है कि, और इस वर्किंग कैपिटल की एक कॉस्ट है, इस हर वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट। अगर आपसे पूछा जाए वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट क्या है तो आपने सिंपल बोलना है सर जितना बिजनेस में वर्किंग कैपिटल है उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? बिजनेस में जितना वर्किंग, भाई बताइए क्या वर्किंग कैपिटल यूज करने की, बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को यूज कर रहे हैं इसकी कोई कॉस्ट होती है? बिल्कुल। वो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग कैपिटल की जितनी अमाउंट होगी ना, 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितनी भी है, उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमने मल्टीप्लाई कर देना है।
देखिए यही कंसेप्ट वहां पे बता रहा है। ये कंसेप्ट है, छोटी सी कैलकुलेशन लेकिन कंसेप्ट है, मैं आगे चल के रिलेट करना मैंने इसको एक दूसरे कंसेप्ट के साथ। क्या है एनुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, सिंपल नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा वर्किंग कैपिटल को कभी वर्किंग कैपिटल बोलता है, कभी नेट वर्किंग कैपिटल बोलता है। नेट इस वजह से क्योंकि करंट लायबिलिटी लेस हो रही है, और जब किसी फिगर से कोई चीज लेस होती है तो हम उसको नेट कहते हैं। जैसे ग्रॉस सेल्स में से रिटर्न माइनस हो जाए नेट सेल्स। लेकिन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का लफ्ज बोले या नेट वर्किंग कैपिटल एक बराबर है, मुझे कोई इतराज नहीं। वर्किंग कैपिटल की अमाउंट, एनुअल वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इक्वेशन देखे समझ आती है आपको। अच्छा इसकी लॉजिक कैलकुलेशन तो समझ आ गई, किसी पर लॉजिक समझ आ रही है ना आपको, कि बिजनेस में जितना भी पैसा आप यूज कर रहे हैं, आपको जिन लोगों से पैसा लिया है उनको उसका रिटर्न देना है, उसकी कॉस्ट पे करनी है। एग्रीड? ओके। अच्छा इससे ये रीजन बता रहा है कि क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो शेयर होल्डर, हालांकि रीजन बता रहा है एक्चुअली आपने इंटरेस्ट पे नहीं करना होता कुछ चीजों के ऊपर, जैसे शेयर होल्डर ने पैसे दिए एक्चुअली आपने उनको, लेकिन आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि इन्वेस्टर के पास क्योंकि दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट करने का भी मौका है, वो कहेगा मैं बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूं, मुझे इतना तो उसमें इंटरेस्ट मिल जाता 10%, तो हम उसे कहते हैं अच्छा भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तुम्हें तुम्हारा मिनिमम इंटरेस्ट हम दे देंगे, तो वो 10% हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन। ये अहम चीज है कंसेप्ट नंबर 2 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। ओके है तो मुझे बताइए आगे चलें। अब सुनिए आज के लेक्चर का शायद सबसे पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे सबसे अहम कंसेप्ट। इस इक्वेशन को पढ़े तो ऐसे लगता है कि वर्किंग कैपिटल जितना इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट में करेगी, वर्किंग कैपिटल को इस्तेमाल करने से कॉस्ट बढ़ती है, तो कॉस्ट को मिनिमम होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल को मिनिमम होना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बज़ाहिर ये बात दुरुस्त लगती है, बताइए क्या इस इक्वेशन को सामने रख के मुझे ये मैसेज मिल रहा है क्योंकि वर्किंग कैपिटल यूज करने की कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए वर्किंग कैपिटल को भी मिनिमाइज करना चाहिए? इसका जवाब है यस, कम वर्किंग कैपिटल बेहतर है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी लिक्विडिटी नीड्स पूरी हो रही हो। वर्किंग कैपिटल का मकसद क्या है, जैसे वर्किंग कैपिटल ना कंसेप्ट समझने के लिए, देखिए कैलकुलेशन में हम वर्किंग कैपिटल का लफ्ज बोलेंगे, उसमें डेटर भी आएगा, उसमें इन्वेंट्री भी आएगी, उसमें क्रेडिटर भी आएगा, लेकिन जब कोई कंसेप्ट समझना हो ना तो आपने वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेंट्री समझना है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेंट्री। मुझे बताइए अगर मैं अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखता हूं यानी इन्वेंट्री ज्यादा, मेरी बेकरी है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखता हूं, बिजनेस ज्यादा रखता हूं, कॉस्ट हाई होगी, वर्किंग कैपिटल कम रखता हूं, कॉस्ट लो होगी। एग्रीड? तो मैंने दुकान खाली कर दी कि ना होगा वर्किंग कैपिटल ना होगी कॉस्ट। बताइए अच्छा डिसीजन है कि गलत? हाँ गलत। क्यों गलत डिसीजन है? क्योंकि जब आपके इन्वेंट्री ही नहीं होगी, करंट एसेट, तो बेचेंगे क्या? ग्राहक आएगा वो तो खाली आ जाएगा, हम उसे कहेंगे अच्छा भैया अभी तुम आए हो ग्राहक, अभी बैठो जरा चाय शाय पियो, हम तुम्हारे लिए अभी इन्वेंट्री खरीद के लाते हैं, हमने अपने पास नहीं रखी हुई, अभी खरीद के लाते हैं। कहेगा भाई रहने दो, आपने जिधर से जाके लेनी है ना मैं भी उधर से जाके ले लेता हूँ, चाय पीने के लिए नहीं आया, टाइम बचाने के लिए आया। तो क्या बिजनेस में इन्वेंट्री होनी चाहिए? उसी तरह मुझे बताइए अगर आप अकाउंटिंग पढ़ते आपको अंदाजा होगा कि प्रैक्टिकली जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश की होती है, छोटे बिजनेस में शायद 90% ट्रांजैक्शन कैश, लेकिन जो बड़े बिजनेस है कंपनी लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, उसमें 90% तक ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होती है। अगर हम उधार देना बंद कर दें, क्यों? क्योंकि उधार देने से हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, ऐसा ही है, हमारे वर्किंग कैपिटल में इजाफा हो जाता है। जब उधार देते हैं डेटर्स बढ़ जाते हैं, डेटर बढ़ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल में इजाफा हो जाता है, वर्किंग कैपिटल में इजाफा होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आज हमने फैसला किया आज से उधार देना बंद। अब बताइए इसका बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा? बड़ा कस्टमर डिक्रीज हो जाएंगे, बेहतरीन बात। इसीलिए बिजनेस के अंदर याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल जरूरी है। तो हमारा असल मकसद
ये नहीं है कि वर्किंग कैपिटल जीरो होना चाहिए। हमारा असल मकसद ये है कि वर्किंग कैपिटल एक आइडियल लेवल पे होना चाहिए, एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल पे होना चाहिए। जीरो नहीं करना, दुकान खाली नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना चाहिए। भाई ये बात समझ आ रही है, एग्री करते हैं इससे? अच्छा जरा सोच के बताइए, ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल सारे बिजनेस का एक होगा कि बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा? वेरी करेगा। और आपके ख्याल में क्या आई कैप हमें इस चैप्टर में ये सिखाएगा कि किस बिजनेस का आइडियल वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, मिनिमम एक्सेप्टेबल वर्किंग कैपिटल कितना, कैलकुलेट करके दिखाओ, ताकि ऐसा ना हो वर्किंग कैपिटल जरूरत से ज्यादा हो जाए या जरूरत से कम हो जाए। बिल्कुल सिखाएगा इस चैप्टर के अंदर अहम कैलकुलेशन, बल्कि सबसे अहम कैलकुलेशन यही है। ये तो वर्किंग कैपिटल समझाया जा रहा है ना आपको, वर्किंग कैपिटल अकाउंटिंग में कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। फाइनेंस में क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा होना कितना चाहिए। अकाउंटिंग में क्या बताया जाता है, सिखाया जाता है वर्किंग कैपिटल है कितना। फाइनेंस में क्या सिखाया जाएगा, होना कितना चाहिए, होना कितना चाहिए, ये फर्क है। तो अब वो बता रहा है, कह रहा है वर्किंग कैपिटल के होने ना होने से दो चीजों पे फर्क पड़ता है, एक लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। दोनों का आपको मतलब तो पता होगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं, लिक्विड एसेट्स कितने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना है। अब गौर से सुनिएगा, अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ाते जाएं ज्यादा से ज्यादा हो तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम होगी, कॉस्ट ज्यादा है। लिक्विडिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एसेट ज्यादा है, करंट एसेट ज्यादा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा मतलब करंट एसेट ज्यादा है। ठीक है। और अगर वर्किंग कैपिटल कम से कम हो क्या होगा, लिक्विडिटी कम, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। तो हमारे बिजनेस को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए होती है, कि दोनों चाहिए होते हैं, दोनों चाहिए। ऐसा ना हो प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है लेकिन किसी को पैसे देने के लिए, लोन रीपे करने के लिए पैसा ही कोई नहीं है। लिक्विडिटी भी बिजनेस का अहम मकसद है, प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारा वर्किंग कैपिटल कौन सा होना चाहिए, जो लिक्विडिटी को बढ़ाए कि प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए, कि दोनों को कंसीडर करना है, बैलेंस। अब वर्किंग कैपिटल को बढ़ाते हैं, अगर लिक्विडिटी बढ़ती है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, और वर्किंग कैपिटल को कम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, मसला दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है। तो ये हमारा मकसद क्या है, मकसद ये है कि आइडियल लेवल, बैलेंस लेवल कैलकुलेट करना, किसका, लिक्विडिटी का और प्रॉफिट। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, रिस्क को काट दें और एरो डाउनवर्ड कर दें। हालांकि ये टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा फिर ना ये जब मिलते नहीं है ना एरो, आप कहते हैं ऊपर सर दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं, नीचे ऊपर नीचे आ रहा है, तो मिक्स है। रिस्क को काट दीजिए, लफज रिस्क काटना जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी गुड थिंग है, लिक्विडिटी रिस्क बैड थिंग है। तो जब हम बैड थिंग को काट के गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एरो भी, तो प्रॉफिट, लो वर्किंग कैपिटल से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन लिक्विडिटी, हाई वर्किंग कैपिटल से क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी लेकिन हम क्या चाहते हैं, बैलेंस हो, दोनों में ट्रेड ऑफ हो। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। आगे कहता है वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर, छोटा सा कंसेप्ट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल, एक होता है वर्किंग, ये कंसेप्ट तो कमाल है, ये तो आप छोटी सी चीज है लेकिन क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम करती है। वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या फर्क है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है एसेट यानी कि डेटर प्लस क्रेडिटर माइनस वो लायबिलिटी कर देंगे, ये साइकिल आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सिंपल सुन लीजिए, नोट कर लें। वर्किंग कैपिटल है अमाउंट्स में और वर्किंग कैपिटल साइकिल है डेज में। ये नोट कर लें, बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट में कहता है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करो, हम उसे वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट कर देते हैं। कहता है वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट, हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट्स और वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज। ठीक है।
अब चूंकि अब डेज क्या होता है भाई, अब यहाँ पे रुक के मुझे बताइए, एडवांस कंसेप्ट भी हल्का सा डिस्कस कर लूं। वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या फर्क है, पहले ये बताएं। वर्किंग कैपिटल अमाउंट्स में है, वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज में है। ओके, और ये डेज क्या डेज होते हैं किसके, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर रेशियो डेज, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डेज। अब सुनिए, अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे रेशियोज कैलकुलेट करना। कितने स्टूडेंट ने रेशियो कैलकुलेट करना सीखी हुई है, शाबाश। हम एज्यूम करेंगे कि आपने नहीं सीखी हुई, तकरीबन 95% स्टूडेंट ने सीखी है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे सीखी नहीं, भूल गए, कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अगर हम दोहराएंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिकॉल हो जाएगा। ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो अकाउंटिंग में सिखाया जाता है, दो तरह से कैलकुलेट करता है, एक डेज में और एक टाइम्स में। होता वैसे एक दूसरे का अपोजिट ही है, ठीक है। वो 365 से डिवाइड कर दें तो वो जो टाइम्स है वो डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह डेज जो हैं वो टाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अकाउंटिंग में दोनों तरह की कैलकुलेशन करते हैं। फाइनेंस में हमेशा आपने जब कभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, हमेशा डेज में कैलकुलेट करनी है। याद रखिएगा, हमेशा कैसे कैलकुलेट करनी है, डेज में। छोटा सा कंसेप्ट, कैलकुलेशन एडवांस कंसेप्ट है, अभी पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो, फार्मूला सिखा रहा हूं, हालांकि अभी इस्तेमाल नहीं करना, नेक्स्ट लेक्चर में इस्तेमाल करना है, अभी सिखा रहा हूं। डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, आपने कहा अच्छा डेटर का फार्मूला है और कैसे कैलकुलेट करना है, डेज में, टाइम्स में नहीं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखेंगे डेटर, फिर इसके बाद क्या है, टर्नओवर। टर्नओवर की इंटरप्रिटेशन वेरी करती है। टर्नओवर का मतलब है, डेटर का मतलब है बैलेंस शीट वाली चीज, टर्नओवर का मतलब है इनकम स्टेटमेंट वाली चीज। तो बताइए वो कौन सी इनकम स्टेटमेंट की चीज है जो डेटर से रिलेट करती है, सेल्स। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो डेज का मतलब है डेटर डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय डेज में कन्वर्ट करने के लिए 365। 360 क्वेश्चन में कहे एज्यूम 360 डेज इन द ईयर, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कहे एज्यूम 365 डेज इन द ईयर, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में साइलेंट रहे 365 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 360 से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब कैलकुलेटर नहीं होता था, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। 360 की लॉजिक ये है कि कैलकुलेशन से 360 वो डिजिट है जो सबसे ज्यादा नंबर से डिविजिबल है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से शायद नहीं है लेकिन शायद 8 से, सबसे ज्यादा। इसी वजह से 360 को हम, और वो जो सर्कल होता है ना उसमें भी 360, वो क्या होते हैं वो उसके एंगल क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो किस वजह से होते हैं वाला 360, वो 500 भी 400 भी तो हो सकते थे, 400 तो 100 200 300, क्योंकि 360 सबसे। लेकिन अब कैलकुलेशन हमने थोड़ी करनी है, तो कैलकुलेटर ने करनी है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेटर्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। अच्छा अब बताइए, ये डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आ गया, तो बताइए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होगा, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय इन डेज, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय। अब की बात टर्नओवर का मतलब सेल नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर का ताल्लुक सेल से किससे है, परचेज। तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, क्रेडिटर कहां से, डेटर कहां से मिलेंगे, बैलेंस शीट से, सेल्स कहां से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट से। क्रेडिटर कहां से मिलेंगे, बैलेंस शीट से, कहां से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट से। अब आखिरी सवाल, अगर ये आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके अकाउंटिंग के टीचर ने आपको बेहतरीन पढ़ाया। अगली रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। लिखे पे नहीं जाना, सुने पे जाए जो बोल रहा हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बताइए इसका फार्मूला क्या है, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, शाबाश। इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ, शाबाश, मल्टीप्लाई बाय। तो मुझे बताइए ये इन्वेंट्री कहां से मिलेगी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट से। डन। तो मुझे बताइए
अगर मैं आपको आखिरी सवाल अगर ये बता दिया मैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके अकाउंटिंग के टीचर ने जो आपको सिखाया था आप उससे भी 2 हाथ आगे उसको अप्लाई कर चुके हैं। ये क्लियर है? मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर आपको, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, आज का कंसेप्ट नहीं है ये, फ्यूचर का, लेकिन अगले लेक्चर का बहुत अहम। अगर मैं आपको डेटर्स दूं, सेल्स दूं, इनकम स्टेटमेंट दूं, बैलेंस शीट दूं, क्या आप टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मैं आपको क्रेडिटर्स की फिगर दूं, परचेजेस की फिगर दूं, टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? इन्वेंट्री की फिगर दूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर, टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट, ये तो आम पर्सन भी कर सकता है ऐसे फार्मूला लगा के। अहम चीज क्या, अगर मैं आपको टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में दूं और सेल्स की अमाउंट दूं, क्या बैलेंस शीट वाली अमाउंट डेटर की कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, sir. पक्का? कैसे होगा? चेंज करके। शाबाश। मुझे बताइए, अगर मैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दूं और परचेजेस की फिगर दूं, क्रेडिटर्स की फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? रीपोजिशनिंग करके, रीपोजिशनिंग करके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेज में दूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दूं, क्या इन्वेंट्री की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? इसी की रीपोजिशनिंग करके। तो जरा मुझे सोच के बताइए, इस टॉपिक के अंदर क्या आपसे डेज कैलकुलेट करवाएगा, सीधी सीधी कैलकुलेशन के डेज दे के आपसे डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री कैलकुलेट करवाएगा? तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ये रेशियो लिख लें आप, इसको रिवाइज कर लेना है आपने और अपने आप को नीचे लिख दीजिएगा। वो हमसे रेशियोज नहीं बल्कि डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री कैलकुलेट करवाएगा मोस्ट प्रोबेबली। आसान क्वेश्चन भी दे सकता है, सीधा कैलकुलेट कर लो, वो आसान। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपने किस चीज के लिए तैयार होना है? हाँ, रेशियोज को, फार्मूला यही यूज करेंगे हम, लेकिन इस फार्मूला में जो हमने कैलकुलेट करना है वो रेशियो नहीं करनी होगी। कैलकुलेट क्या करना होगा हमने? ये बात क्लियर है? ओके। तो वो कह रहा है, अच्छा अब मुझे बताइए कि डेटर टर्नओवर, अगर मैं आपसे कहूं वर्किंग कैपिटल साइकिल, फर्ज करें हमने सीधी सीधी कैलकुलेशन की है, मैं आपसे कहूं वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करो, आप कहे सर बहुत ही आसान है। क्या? डेटर टर्नओवर रेशियो प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो माइनस क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। गलत कंसेप्ट में बिल्ड करना सर, सबको ऐड कर दे, नहीं 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 नहीं, दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्रेडिटर अपोजिट मूव करता है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना ज्यादा होगा डेज में, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? वर्किंग कैपिटल साइकिल ज्यादा होगा। 30 डेज की बजाय रिकवरी हो रही है 60 डेज में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर फर्ज करें 30 से 60 पे चली गई, डेटर टर्नओवर रेशियो 30 से 60 पे चली गई, तो मुझे बताइए, अगर डेज में, सुने सुने कंसेप्ट समझने के लिए क्या बोला था कि आपने हमेशा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या अज्यूम करना है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज में बढ़ जाए, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेज में, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेज में प्लस डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में माइनस क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डेज में। ऐसा ही है कंसेप्चुअली, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज में बढ़ जाए, इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी कि कम? इसका मतलब क्या है भला, कि अब आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही। अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल 30 से बढ़ के 60 हो गया, इसका मतलब क्या है? पहले इन्वेंट्री 30 डेज में बिकती थी, अब 60 डेज। अब इन्वेंट्री आपकी ज्यादा होल्ड हो रही है, तो मुझे बताइए आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए मजीद पैसा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए। तो याद रखिए, अगर सिंपल रूल क्या, डेटर ज्यादा हो जाएंगे ना, तो डेटर टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा हो जाएगी। लेफ्ट साइड इंक्रीज इज इक्वल टू राइट साइड इंक्रीज है, राइट साइड इंक्रीज इक्वल लेफ्ट। क्रेडिटर ज्यादा हो जाए तो हमारे साइकिल पे क्या फर्क पड़ेगा? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी बढ़ जाएगी। और अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है? क्रेडिटर बढ़ गए। इन्वेंट्री बढ़ जाए तो क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो जाएगी। और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो मुझे बताइए,
वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डेटर भी ज्यादा हो रहे हैं, इन्वेंट्री भी ज्यादा हो रही है। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या, इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है। इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है तो मतलब पैसे ज्यादा चाहिए बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कि कम चाहिए, ज्यादा इन्वेंट्री ज्यादा रखनी है बहन तो पैसे ज्यादा चाहिए। इन्वेंट्री बिजनेस में ज्यादा रखनी है तो पैसे ज्यादा चाहिए ना, डबल इन्वेंट्री रखनी है तो डबल पैसे चाहिए। तो कह रहा है आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना बड़ा होगा आपको पैसे भी उतने, आसान जुबान में डेटर को जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे आपको पैसे उतने लेट मिलने हैं, अपने पैसे आपको मजीद लाने पड़ेंगे बिजनेस चलाने के लिए। ये बात समझ आ रही है? लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब हायर वर्किंग कैपिटल नीड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज में पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है, पहले तो मुझे ये बताएं बिजनेस के पॉइंट ऑफ से। वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना लंबा होगा ना डेज में, हाँ नेगेटिव है, आपको उतने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा, इसका मतलब है आपका करंट एसेट्स ज्यादा पड़े हुए हैं, उतना ज्यादा पैसा ब्लॉक है आपका, और रनिंग बिजनेस के लिए उतने ज्यादा पैसे चाहिए। तो सिंपल रूल याद रखें, बड़ा अहम रूल है, ये यूज होगा आगे कि लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या है, हायर वर्किंग कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट। डन? ठीक है, सारी चीजें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत टेक्निकल है। एक चीज याद रखे, क्या, इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेज भी ज्यादा हो जाएगी, डेटर ज्यादा हो जाएंगे तो डेटर टर्न रेशियो डेज भी ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिटर ज्यादा हो जाएंगे तो क्रेडिटर टर्न रेशियो डेज भी। भाई ये बात तो सिंपल है ना, इसको नोट करके इसको याद कर ले। यही बता रहा है कि अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेज ज्यादा करेंगे तो आपको इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए, डेटर टर्नओवर रेशियो डेज ज्यादा, डेटर का बैलेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसे चाहिए। डन? यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मजीद पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल साइकिल कम करेंगे तो आपकी कैश फ्लो पोजीशन बेहतर होगी। शाबाश, गुड। रिस्क अवर्स बिजनेस, ऐसा बिजनेसमैन जो रिस्क को पसंद नहीं करता, वो कहेगा सर रिस्क है, पैसे कम हो गए ना, क्रेडिटर आ गया तो बैड, तो हम ऐसा लिक्विडिटी प्रॉब्लम इशू हो सकती है। तो ऐसा बिजनेस जो लिक्विडिटी रिस्क को पसंद नहीं करता, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है कि आपके पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसे ही ना हो। लिक्विडिटी रिस्क, ये कभी सुना है आपने? लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट बिजनेस इज अनएबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो बताइए, जो बिजनेस रिस्क को डिसलाइक करता है, रिस्क को पसंद नहीं करता, वो अपने पास ज्यादा लिक्विड एसेट रखेगा कि कम? ज्यादा। तो इसका मतलब है अगर रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क कम करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा। और अगर आप रिस्क को लाइक करते हैं, रिस्क अवर्स का अपोजिट है रिस्क लाइकर्स। ये रिस्क अवर्स हो वो बिजनेसमैन होता है जो रिस्क, बिजनेसमैन दो तरह के होते हैं, एक वो जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्की डिसीजन करता है, और एक वो जो सेफ खेलता है। अगर आप रिस्क अवर्स हैं यानी सेफ खेलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल ज्यादा पड़ेगा। और अगर आप रिस्क को लाइक करते हैं तो फिर वर्किंग कैपिटल कम भी रखें। आप कहेंगे जब कोई आएगा पैसे मांगने के लिए तो फौरी तौर पे आई चलाई करके पैसे अरेंज करेंगे, पहले से गले में पैसे रखने की क्या जरूरत है? हाँ, दो चीजें बताई जिनसे वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल और रिस्क। जिससे इफेक्ट नहीं होता वो क्या भला? लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन अलग दुनिया है, शॉर्ट टर्म अलग दुनिया। भाई ये बात समझ आ गई आपको? यहां पे सबसे अहम चीज ये दो थी, एनुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल और ऑब्जेक्टिव। अब ये चूंकि हमने थोड़ा सा ये काम क्या किया है कि न्यूमेरिकल साइड पे चले गए थे, जो कि हमारा फ्यूचर का टॉपिक था,
तो इसलिए हम अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 को होल्ड कर लेते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम आज थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट जो कुछ सीखा है ना बेसिक लेवल पे, इसको ज़रा सीख लें, हमारा हाथ चलना शुरू हो जाए। काफ़ी दिन हो गया हमने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ना किया, शाबाश। तो ज़रा कैलकुलेटर निकालें, फूक शूक मार लें उसको, ठीक है, जो उसकी ट्यूनिंग वगैरह करनी है कर लें। अभी छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं, पास कीजिएगा जी। जी ये क्वेश्चन है आपके सामने, नजर आ रहा है आपको? इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। उसने आपको कुछ बैलेंस शीट की आइटम्स दी हैं जो जिनके साथ आप फेमिलियर, अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ आपने, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पढ़ा हुआ ना इस आइटम का। कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स। बताओ इनमें से कौन कौन सा वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट है? इन्वेंट्री है जी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश है, डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में, वो अलग बात है, लेकिन है। ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं, शाबाश, पहली रिक्वायरमेंट क्लियर। इसका मतलब अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा आपने समझ लिया। आगे कंप्यूट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करें कितना है, शाबाश 1000। कैसे? 8 और 6 14, 14 15, 15.5 माइनस ये 5 निकला, 12 आ गया, -2 कितना आया? 1000। हाँ शाबाश 1000। और फिर क्या है? कंप्यूट द एनुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज 12%, वो कितना होगा? 120। शाबाश। तो समझ आ गया इससे हमने क्या सीखा? छोटी सी एग्जाम्पल, हमारी एग्जाम्पल कुछ होंगी सीखने के लिए, कुछ होगी एग्जाम वाली। सीखने वाली एग्जाम्पल हम कोशिश करेंगे सिंपल हो, कंसेप्ट की एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप समझ आए। फिर उसके बाद जब कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, फिर हम पास पेपर की तरफ चलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो मुझे बताइए जरा, अब जरा क्या आंसर क्या आया था? जरा आंसर को मैच कर लेते हैं, यहाँ पे देखें क्या मैच होता है आंसर आपके। क्या यही लॉन्ग टर्म लोन इसको एक्सक्लूड कर दिया था? नेट वर्किंग कैपिटल 1,000,000, बाबा शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, पता चल गया। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है ये भी पता चल गया, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है ये भी पता चल। लेकिन कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है भला? रेशो, सुभान अल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हम एक आपकी एग्जाम प्रैक्टिस को हमने मैक्सिमाइज करना है एग्जाम प्रैक्टिस को। तो उसके लिए हम आज से आपके एलएमएस पे एक्सेस आप सबको है ना, ऑनलाइन वालों को तो होती है 100% सबको, आप सबके पास एलएमएस की एक्सेस है ना, उस पर आप टेस्ट अपलोड करते हैं। टेस्ट के अलावा ना अब हम उसके ऊपर एग्जाम प्रैक्टिस के नाम से कोई एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आज। उस फोल्डर के अंदर डेली हम कुछ छोटा सा क्विज शेयर किया करेंगे। वो क्विज बेसिकली आपके जो उस दिन का लेक्चर, उस लेक्चर की बेस पे पास्ट पेपर में क्या क्या कंसेप्ट टेस्ट किए हुए हैं वो निकालेंगे हम, और उसे छोटे छोटे क्वेश्चन की शक्ल दे देंगे। यूँ समझ लीजिए कि आज के लेक्चर से रिलेटेड पास्ट पेपर में जो कंसेप्ट टेस्ट हुए हैं उन कंसेप्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे हम। आइडिया क्या है भला? एग्जाम प्रैक्टिस ये जो हम एडिशनल आपके साथ शेयर करेंगे, क्या आइडिया है? आज के लेक्चर से रिलेटेड पास्ट पेपर में जो कुछ चीजें टेस्ट हुई हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में, क्योंकि पास्ट पेपर तो कॉम्प्लेक्स में टेस्ट हुएगा ना, उनको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपके लिए वो अटेम्प्ट करना लाजमी होगा। अभी 1-2 दिन तो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, बाद में अभी उसको अभी ऑप्शनल करते हैं, 2-3 दिन के बाद हम उसको लाजमी कर देंगे। आपने उसको अटेम्प्ट करके स्क्रीनशॉट क्लास के स्टार्ट में हमें दिखाना होगा। जैसे रिटर्न प्रैक्टिस होती है वो तो होगी ही होगी, अब आपकी ऑनलाइन होम असाइनमेंट भी आ जाया करेगी। और ऑनलाइन होम असाइनमेंट का आइडिया क्या बताया आपको? आज के लेक्चर से रिलेटेड पास्ट पेपर में जो कुछ कंसेप्ट टेस्ट हुए हैं उन कंसेप्ट को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देना।
ठीक है, मुझे बताइए कंसेप्ट सीख के क्या पास्ट पेपर का फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ये ज़्यादा बेहतर है कि पहले स्टेप बाय स्टेप चलना, छोटे छोटे क्वेश्चन करना, फिर उसके बाद उनको जोड़ के दरमियाने, फिर उसके बाद उनको जोड़ के बड़े एग्जाम लेवल। तो इसीलिए हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, लाजमी है। 2-3 दिन ज़रा इस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि हम भी एक नई चीज़ होती है ना, तो बाज़ औक़ात कुछ सेटअप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो 2-3 दिन हम इसको समझ लीजिए कि ट्रायल बेसिस पे रन करेंगे, फिर उसके बाद इसको परमानेंट आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। एग्रीड जी, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? ये तो नहीं कि सर 2-2 असाइनमेंट करें, हम ऑनलाइन वाली भी असाइनमेंट करें और रिटर्न असाइनमेंट भी करें, ये नहीं हमसे होता है, ऐसे तो नहीं है। नहीं, क्यों भला? क्योंकि जो ऑनलाइन वाली असाइनमेंट होगी वो 20-25 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी, और रिटर्न वाली असाइनमेंट आपकी कितनी होती है? कोई घंटे के लगभग होती है, बल्कि इससे भी कम। बल्कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिसमें असाइनमेंट होती नहीं है, जैसे आज कोई असाइनमेंट नहीं थी। तो आपका नेट जो है समझे कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इम्पैक्ट नहीं होगा। और हम बहाने से आपके जो प्रीवियस टॉपिक है उसको भी ऐड कर देंगे ऑनलाइन रिवीजन में, ठीक है ना, वो भी रिवीजन होती रहे। डन जी, कोई इतराज़ तो नहीं? शाबाश। चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।